नाजरीन आदाब, कुछ लम्हे फुर्सत के बिताने एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपकी दोस्त ज्योत्सना। हर बार हम आपके लिए एक नया शुमारा लेकर आते हैं इस उम्मीद के साथ कि जो जानकारियाँ उस शुमारे में आप तक हम पहुँचाने की कोशिश करते हैं वो ज़रूर आपके काम आती होंगी और आप हमारे नुस्खे भी ज़रूर आजमाते होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा ये जो प्रोग्राम है ये ख़ास तौर से होता है ख़्वातीन के लिए, और हर बार हम कोशिश करते हैं कि आपकी मुलाकात एक ऐसी ख़्वातीन से कराएं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक मुकाम हासिल किया हो। तो आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी ही खातून से जिन्होंने न केवल अपनी ज़िंदगी में एक मुकाम हासिल किया है बल्कि वो दूसरों की ज़िंदगियां भी बदलने में माहिर हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अपने आज के इस शुमारे में मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी एक बेहद ही ख़ास मेहमान से। तो आइए आपका तारुफ उनसे करवाती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं पूनम कालरा जी, जो कि एक पोएट हैं, साथ ही एक ऑथर भी हैं और काउंसलर भी हैं। तो आज जितनी भी आपको परेशानियां हैं, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज आपको घर बैठे ही हमारे इस शुमारे के जरिए मिल जाएगा। तो आइए पूनम जी का जो है वो हम इस्तकबाल करते हैं। पूनम जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल हमारे आज के इस शुमारे में। तो पूनम जी, जैसे कि मैं आपको बता दूं, हमारा ये जो प्रोग्राम है कुछ लम्हे फुर्सत के, ये ख़ास तौर से हमारी ख़्वातीन के लिए होता है। तो जो ख़्वातीन इस वक्त हमें देख रही हैं हमारे शुमारे के, हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए, आज उनसे रिलेटेड जो है वो हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, आप एक पोएट हैं, लेखक हैं, ऑथर हैं आप, साथ ही आप एक काउंसलर भी हैं। ये सब कुछ आप एक साथ कैसे कर लेती हैं? सब कुछ मैं कर लेती हूँ। जैसे मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, तो मैं लोगों को मोटिवेट करती हूँ बहुत। मेरे वीडियोस होते हैं, लोग उससे मोटिवेट होते हैं बहुत। तो बस ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पता भी नहीं चलती है और ऊपर वाला भगवान हमसे करवाता है। बहुत खूब, ये तो बहुत ही अच्छा लगा जान के। लेकिन मैं चाहूँगी कि जो फीमेल्स इस वक्त हमें घर बैठे देख रही हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स जो है वो एक फ़ीमेल की, एक ख़ातून की लाइफ में जो है वो आती हैं, चाहे वो आपके प्रोफेशनल फ्रंट पे हो या फिर आपके घर में हो। और घर के लिए तो ये कहा जाता है कि जितने बर्तन होते हैं उतने बर्तन खड़कते हैं। तो ऐसे में कितना आप अपने आप को पॉजिटिव कैसे रख सकते हैं? सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि जो भी नाजरीन इस वक्त हमें देख रहे हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, क्योंकि फीमेल्स को चीज़ें ज़्यादा हर्ट करती हैं, ज़्यादा वो अपने जहन पे जो है वो, अपने दिमाग में जो है वो बहुत सारी बातें रख लेती हैं जो कि उनको न केवल डिप्रेस कर देती हैं, सैड कर देती हैं, बट थोड़ा थोड़ा ओवर थिंकिंग भी करने लगती हैं, उनको थोड़ा नेगेटिव भी कर देती हैं। तो किस तरीके से आज के ज़माने में खुद को पॉजिटिव बनाएं? सबसे पहले तो ये बताइए मुझे। देखिए, ऐसा होता है कि मैं अभी जब काउंसलिंग करती हूँ तो मुझे पता है कि हमारे यहाँ पे क्या है, ये तो पूरे वर्ल्ड में ऐसा होता है, 90% लोग नेगेटिव हैं। वो अच्छा सोच ही नहीं पाते। आपको कोई एक बात होती है, उसको आप दो तरह से सोच सकते हैं। मतलब एक आप सोचते हैं कि जैसे कोई काम है, ये काम मैं कर सकती हूँ, ठीक है, तो आप 100% कर लोगे। दूसरा वो सोचते हैं कि ये काम मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, तो वो नहीं कर सकती। तीसरा वो सोचती हैं कि ये काम हम नहीं कर सकते, तो वो नहीं कर सकती। तो फिर आप पॉजिटिव सोचो ना, कि आप सोचो मैं ये काम कर सकती हूँ, तो आप कर सकते हो। हर एक लेडी हर एक काम कर सकती है, बस उसकी सोच में फ़र्क होना चाहिए, उसको सोचना चाहिए ऐसे पॉजिटिव। तो जब आप किसी में याद, और जैसे लोग होते हैं, लोगों में गलतियाँ बहुत ढूंढते हैं, कमियाँ बहुत ढूंढते हैं। और मैं आपको बताऊँ कि मैं पॉजिटिव हूँ तो मेरे को किसी में कोई कमी दिखती नहीं है, मेरे को सच में दिखती नहीं है, और मैं देखना भी नहीं चाहती। तो मेरे को तो सब लोग ठीक लगते हैं। और जो कमी किसी में होती है तो होती है, मुझे पता होती है, लेकिन मेरा उधर ध्यान ही नहीं जाता, मैं नहीं देखती हूँ। तो ऐसे मैं पॉजिटिव हूँ, और मैं तो कहती हूँ कि आप सब पॉजिटिव हो। पॉजिटिव होने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और एक मैं आपको बताऊँ कि आपने वो पूछा नहीं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, लोगों में गुस्सा बहुत है। सब, हर एक इंसान में गुस्से से लोग भरे पड़े हैं। और गुस्से से मालूम है, आप सबसे पहले अपना नुकसान करते हो, क्योंकि जब गुस्से में आप बोलते हो, आपका तो कहीं ना कहीं डैमेज हो ही रहा होता है। तो आप गुस्से में कभी नहीं बोलोगे। जब आपको किसी भी इंसान को, चाहे वो लेडी है, चाहे वो जेंट्स है, चाहे वो कोई भी है, जब आपको गुस्सा आता है ना, आप प्लीज़ 10 मिनट आप बिल्कुल बोलोगे ही नहीं,
कुछ भी हो जाए 10 मिनट के बाद आप अपने आप शांत हो जाते हो। तो आप गुस्से में कभी किसी को कुछ गलत बोलोगे ही नहीं, क्योंकि जो चीज़ मैं कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे कभी गुस्सा नहीं आता, कभी तो आता होगा ना, लेकिन मैं कभी बोलती ही नहीं हूँ। वैसे तो मुझे आता ही नहीं है, लेकिन पूनम जी, ऐसे में ये भी तो कहा जाता है ना कि आप की जो फीलिंग्स हैं वो आप अपने अंदर मत रखिए। जितना आप अपने को अंदर से भरते रहोगे और वो गुस्सा एक दिन आपका निकल ही जाएगा, वो फूट ही जाएगा। तो ऐसे में किस तरीके से हमें कंट्रोल करना चाहिए? क्या किसी तरीके की कोई मेडिटेशन या कुछ ऐसी चीजें मेडिटेशन तो जो करते हैं वो बहुत अच्छा है, मेडिटेशन तो बहुत ही अच्छा है हमारे माइंड के लिए। लेकिन गुस्सा तो अब मैं हूँ तो मेरा तो ये माइंड बिल्कुल खाली होता है। मेरा माइंड ऐसे खाली होता है, मैं आपको बताती हूँ। मैं देखती हूँ जो लोग क्या करते हैं, लोग ना अपने पास्ट में बहुत जीते हैं। जो पुराना उनका कुछ अच्छा टाइम नहीं निकला होता ना, उसे वो बहुत याद करते हैं। मैं भी तो इसी दुनिया में जी रही हूँ, मैं कैसे ये कर लेती हूँ? मैं अपना कोई पास्ट अगर कोई अच्छा नहीं होता, मुझे तो कभी याद ही नहीं आता। मैं कैसे कर लेती हूँ? अगर मैं कर लेती हूँ तो सारी दुनिया कर सकती है। मेरा माइंड, आप मानोगे नहीं, बिल्कुल फ्री, एकदम खाली। मेरे माइंड में कोई कूड़ा करकट कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं पास्ट को कभी याद ही नहीं करती, याद करने की कोशिश ही नहीं करती। और फ्यूचर के बारे में मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, क्योंकि जो भगवान ने यहाँ तक पहुँचाया वो ऊपर वाला और आगे भी फ्यूचर भी ठीक करेगा। और मैं कह रही हूँ कि आप सोचो, आप रोज़ सुबह उठ के कहो आज का दिन मेरा सबसे अच्छा है। आप सोचो, आपका तो रोज़ ही आज है, आपका तो रोज़ ही अच्छा है। आप सुबह उठ के सच में ये बोला करो कि आज का दिन मेरा सबसे अच्छा है, आपकी पूरी लाइफ अच्छी है। जैसे कहते हैं कि आपको एफर्मेशंस करने चाहिए, मैनिफेस्टेशन करना चाहिए। मिशन है, तो इससे लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। अगर मुझे फ़ायदा होता है तो सबको हो सकता है। मैं तो सब कुछ अपनी एक्सपीरियंस बोलती हूँ आपको। एक्सपीरियंस की बात की आपने, एक्सपीरियंस पे मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आपको कितना वक्त हो गया है, कितना एक्सपीरियंस है आपको एज अ काउंसलर कहें या मोटिवेशनल स्पीकर कहें या एज अ ऑथर या पोएट कहें, और आपने आज तक क्या क्या लिखा है? क्या मोटिवेशनल स्पीकिंग के ऊपर आपने किताबें लिखी हैं? क्या आप अपने इस एक्सपीरियंस के बारे में क्या शेयर करना चाहेंगी? अब आप सुनेंगे तो बहुत ही हैरान होंगे कि मैंने पूरी लाइफ ये सब कुछ कभी नहीं किया था। मेरे अंदर मोटिवेशनल बातें बहुत थी, लेकिन मुझे कभी पता ही नहीं था कि ये बातों को मोटिवेशनल कहते हैं। और जब कोविड आया और हम लोग घर में सब बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गया, मैंने तब एक वीडियो बनाया और उसमें डाल दिया। वो 9 मिनट 22 सेकंड का वीडियो था। वो इतना वायरल हो गया कि उस समय वो वीडियो, मेरा पहला वीडियो 1000 बार देखा गया। बस लोगों ने मुझे शुरू में चलाया, उसके बाद मैं दौड़ना अपने आप सीख गई और बस मैं बनाती चली गई। मेरे अंदर इतनी मोटिवेशनल बातें थी, इतनी मोटिवेशनल बातें थी कि वो निकलती चली गई, निकलती चली गई। वो आज भी निकल रही हैं। वो कब तक निकलेंगी मुझे नहीं मालूम। कई बार आपको खुद को नहीं पता होता कि आप में क्या क्वालिटीज़ है। मेरे को तो अपनी नहीं पता थी और मेरी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट थी उससे पहले। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूमती फिरती, आती जाती, रिलेटिव्स के घर आती जाती, सब कुछ, मतलब मेरी लाइफ ऐसी थी। लेकिन उसके बाद से मेरी लाइफ अभी 4-5 साल से बिल्कुल चेंज हो गई है एकदम। मेरे को यही सब कुछ अच्छा लगता करना, लोगों को मोटिवेट करना, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना। और मुझे हमेशा लगता है कि मेरा ईश्वर मुझसे ये सब करवा रहा है और वो करवा रहा है तो मैं कर रही हूँ। और मैं काउंसलिंग बिल्कुल फ्री में करती हूँ। लोग बहुत परेशान होते हैं कि फ्री में क्यों करती हो। देखो, जो लोग पैसे लेते हैं उनसे भी परेशान होते हैं कि पैसे बहुत लेते हैं। मैं फ्री में करती हूँ तो भी लोग परेशान होते हैं कि फ्री में करती है, लेकिन करती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। क्योंकि जब मैं किसी के चेहरे पे, जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ और किसी के चेहरे पे स्माइल ला पाती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं इससे अच्छा काम ज़िंदगी में कभी कोई नहीं कर सकती। मुझे सबसे अच्छा लगता है जब मैं दूसरे के चेहरे पे स्माइल लाती हूँ। तो ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप जो काउंसलिंग है वो फ्री में करती हो। साथ ही आपने ये भी अच्छी बात बोली कि जो लोग पैसे लेते हैं वो लोग उनसे भी परेशान हैं। तो ऑल इन ऑल लोग जो हैं वो परेशान रहते ही हैं। क्या कभी आपके पास कोई ऐसा केस आया है कि आप कुछ शेयर करना चाहेंगी कि जिनको बहुत ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ी? कुछ ऐसा कोई केस जिसको आपने झट से सॉल्व कर दिया हो अपनी काउंसलिंग के ज़रिए या अपनी मोटिवेशनल बातों के ज़रिए, कि कोई इंसान किसी बहुत ज़्यादा ट्रबल में फंस गया और उन्होंने आपके साथ कांटेक्ट किया हो और वो अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल गए हो? कोई ऐसा वाक्य कुछ शेयर करना चाहेंगे? यस, देखिए, मेरे पास
मुझे बच्चे बहुत पसंद है, मैं आपको सच बताऊं। और मेरे पास यंगस्टर बच्चे, और वैसे मतलब यंगस्टर बच्चों की तो बहुत प्रॉब्लम आती है। मेरे पास एक बारी एक लेडी का फ़ोन आया, और फ़ोन करते ही उसने कहा कि मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो उसने कहा कि मेरा बेटा बहुत ख़राब है, घर से मतलब अपना रूम गंदा रखता है, काम नहीं करता, ये नहीं करता, सुनता नहीं। उसने इतनी बुराइयां की अपने बेटे की कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मैंने उससे पूछा कि उसमें कोई अच्छी बात है? कहती उसमें कोई अच्छी बात नहीं है। मैंने कहा आप ऐसे करो, फ़ोन बंद कर दो, अब 5 मिनट सोच के मुझे ये बताना कि उसमें कौन सी अच्छी बात है, कोई तो अच्छी बात होगी। उसने कहा ठीक है। मैंने कहा 5 मिनट बाद फ़ोन ज़रूर करिएगा। उसने 5 मिनट बाद मुझे फ़ोन किया, और उसने मुझे कहा कि मैंने सोचा है उसमें थोड़ी सी कुछ अच्छी बातें हैं। तो मैंने कहा बताओ। उसने मेरे को उसकी काफ़ी सारी अच्छी बातें बताई, 7-8 अच्छी बातें बताई उसने मेरे को। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अभी तो आप कह रहे थे कि कोई उसमें अच्छी बात ही नहीं है, लेकिन उसने कहा कि ये वाली अच्छी बातें हैं। फिर मैंने उसको बोला कि आप मेरे कहने से एक काम करिएगा कि आपने जो अच्छी बातें बताई हैं ना, जो भी उसकी अच्छी बातें हैं, आप 1 हफ्ता रोज़ उसको सारा दिन वो अच्छी बातें याद दिलाइएगा। रोज़ उसको कहिए कि तू बहुत अच्छा है, तू तो ये बहुत अच्छा करता है, तेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, तू फ्रेंड्स बनाने में बहुत अच्छा है, और तू मतलब अपना टेबल बहुत साफ रखता है जहाँ पे पढ़ता है, जो कुछ भी मतलब ये रोज़ उसको सुबह से रात तक 1 हफ्ता रोज़ बोलिएगा, और मुझे 1 हफ्ते बाद फ़ोन करिएगा। उसने कहा ठीक है। पूरे 1 हफ्ते बाद उस लेडी का फ़ोन आया मुझे। कहती है मैं आपको क्या बताऊं? मैंने कहा बताओ। कहती है मेरे बेटे जितना अच्छा कोई बच्चा ही नहीं हो सकता। तो मैंने उसको कहा कि वाह, ये तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा मुझे सुन के। तो उसने मुझे कहा कि पूनम जी आपने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मैंने उसको कहा नहीं, मैंने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, मैंने एक बच्चे की ज़िंदगी बचाई है, मैंने आपके बेटे की ज़िंदगी बचाई है। उसने कहा कि हाँ सही मायने में तो आपने उसकी ज़िंदगी बचाई है। मैंने कहा हाँ, मैंने उसी की ज़िंदगी बचाई है। तो जब ऐसा होता है तो फिर मुझे उसके बाद बहुत अच्छा लगता है कि मुझे लगा कि मैंने उस बच्चे की ज़िंदगी बचाई। आप इतनी अच्छी अच्छी बातें शेयर कर रही हैं, इतने अच्छा आपने यहाँ पर अभी एक एक्सपीरियंस शेयर किया। एक सवाल मेरे उसी दौरान मेरे मन में आया कि मैं आपसे पूछूंगी ज़रूर। जब आप किसी की सैड स्टोरीज सुनते हैं, जब आप किसी की डिप्रेसिंग मोमेंट्स के बारे में सुनते हैं, किसी की परेशानियाँ सुनते हैं, क्या आपके लिए डिफ़िकल्ट होता है उनके बारे में दोबारा ना सोच पाना? क्योंकि एज अ मोटिवेशनल स्पीकर या एज अ काउंसलर, क्या किस तरीके से वो बातें आपको इफ़ेक्ट ना करें, आपके दिल तक ना आए? क्या आप किसी तरीके की वॉल बना के रखती हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा काउंसलिंग करती हूँ, तो इतनी ज़्यादा तो मैं अपने दिमाग में बातें रख भी नहीं सकती, मैं भूल जाती हूँ, और मेरे लिए भूलना ही बेटर होता है। ये तो शायद मतलब कैसे ये होता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं भूल जाती हूँ। लेकिन उसके बाद भी मुझे कोई कोई बात याद रहती है, जैसे अभी मैंने आपको जो बताई, कोई कोई बात याद रहती है। इस बात को कम से कम 6 महीने हो गए होंगे, लेकिन मुझे आज भी याद है, क्योंकि इसमें एक बच्चा इन्वॉल्व था। बाकी तो मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि आप कितनी याद कर सकते हो। मैं मतलब इतनी प्रॉब्लम नॉर्मली सॉल्व करती हूँ। फिर मेरा एक शाम को ट्यूसडे को, हर ट्यूसडे को शाम को 6 से 7 एक प्रोग्राम आता है, उसमें मैं 6 प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ, और वो मेरे करीब 35 एपिसोड आ चुके हैं, तो उसी में मैं 250 प्रॉब्लम सॉल्व कर चुकी हूँ। तो इतनी तो मैं कैसे याद रख सकती हूँ, याद नहीं रख सकती। लेकिन मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करनी अच्छी बहुत लगती है। मैं जब लोगों की प्रॉब्लम्स मतलब लोगों को जब रिलैक्स हो जाते हैं ना, जो लोग कहते हैं कि मैं एकदम रिलैक्स हो गई है, मैं एकदम रिलैक्स हो गया, और बड़ा थैंक यू बोलेंगे। और कितनी बार मुझे लोग बोलते हैं कि मैम आपकी जो भी फीस है आप दे दो प्लीज़, अब ले लो, आपने इतना रिलैक्स किया है, इतना सब कुछ, मतलब मुझे बड़े उस समय बहुत ही अजीब लगता है। और मैं उनको कहती हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं आपसे फ़ीस नहीं ले रही, मैं तो किसी से भी नहीं लेती कुछ, मैं फ्री में करती हूँ। आप खुश हो, बस मेरे लिए सबसे अच्छी बात यही है कि मैं आपके चेहरे पर हंसी ला पाई। तो ये लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है कि मुझे कितना अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। तो पूनम जी, अब एक बहुत ही अहम सवाल जो है वो मैं आपसे करूंगी। हर एक उम्र का पड़ाव होता है, हम बच्चे भी होते हैं, फिर हम जवान होते हैं, फिर हम एक ऐसी उम्र के पड़ाव में पहुंच जाते हैं जहां पर हमें लगता है कि हमने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर ली, जो कि एक होता है 60 प्लस वाला। अब ऐसे जो
लोग होते हैं, चाहे वो मेल्स हैं चाहे वो फीमेल्स हैं, उनमें बहुत कुछ करने की भी जो है वो उनका मन करता है कि हम ये करें लाइफ में, हम वो करें लाइफ के अंदर। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो लोग अपने घरों तक ही जो है वो सीमित रह जाते हैं। शायद कहीं ना कहीं खुद को ये समझाते हैं कि अभी भी हमारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी बच्चों की है, फिर उनके बच्चों की है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। और ऐसे में वो सोचते हैं कि हम बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने लाइफ में नेगेटिव होते जाते हैं। और शायद उनकी वजह से जो घर का माहौल है, जो बाकी लोग हैं, उन पर भी उस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसे जो लोग हैं उनके लिए क्या आप काउंसलिंग करती हैं, जो 60 या 60 प्लस के लोग हैं, किस तरीके से उनको समझाती हैं कि आफ्टर ये सर्टेन एज किस तरह से आपको जो है वो ज़िंदगी को आगे ले जाना चाहिए? इसके ऊपर मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है जानना लोगों के लिए। अब मैं आपको सच बताऊं, मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत बोलती हूँ और आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया मेरे से। ऐसा है कि 60 प्लस वाली लेडीज़ जो होती हैं, मेरे पास 60, 61, 62 की इतनी लेडीज़ ने मुझे बोला है कि पूनम अब तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब तो क्या करना, अब तो क्या करना। मैंने हमेशा उनको इतना मोटिवेट किया कि आप सोचो कि आपकी ज़िंदगी तो अभी शुरू हुई। अभी तक तो आपने अपने हस्बैंड को देखा, अपने बच्चों को देखा, बच्चों की शादियां हुई, बच्चों के बच्चे हुए, आपने सिर्फ वो देखा। अब आप उनका पीछा छोड़ दीजिए, अब उनको अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए कि आपका बेटा बहू भी आपस में खुश रहें और बच्चे भी हैं, वो उनको, उनके बच्चे उनको उनकी स्टाइल से पालने दीजिए, वो जैसा चाहते हैं वैसा करने दीजिए। आपने अपनी स्टाइल से अपने बच्चे पाल लिए ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म। और अभी और उसके बाद देखो, अगर आप कहते हो कि मेरा बेटा बहू टाइम नहीं देते मुझे, ये नहीं होता वो नहीं होता, वो कैसे दें आपको टाइम? उनके बच्चे हैं, उनकी भी तो फैमिली है ना, वो कैसे दें आपको टाइम? आपका फ़र्ज़ है उस समय कि आपकी पूरी लाइफ जो भी हॉबी रही हो, आपको ज़िंदगी में कुछ करना तो अच्छा लगता होगा, जो आप शादी से पहले नहीं कर पाए। शादी से पहले माँ बाप कहते हैं शादी के बाद करना जो मर्जी, शादी के बाद आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ आपके सालों निकल गए, आपने कभी कुछ नहीं कर पाए, आपको टाइम ही नहीं मिला। अब इस समय आप सोचो, आप अपनी फ्रेंड्स बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ टाइम स्पेंड करो। आपकी जो हॉबी है, आपके पास फुल टाइम है, आप वो करो। और मैं आपको बताऊं, मेरी एक फ्रेंड है, वो कहती है कि पूनम मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता था, और उसने 60 के बाद उसने डांस सीखा और वो बच्चों को डांस सिखाती है अभी। आप बिलीव नहीं करेंगे लेकिन ये सच है। और उसके बाद मेरी एक फ्रेंड थी, मतलब मेरे जानने वाले थे कोई, उसको योगा बहुत पसंद था। वो कहती थी मेरे को सारी ज़िंदगी योगा करने का ही टाइम नहीं मिला। उसने योगा सीखा, उसके बाद वो योगा करवाती है, लड़कियों को योगा करवाती है। तो लोग ऐसे करने लग जाते हैं ना, तो आप कर सकते हो। बस आप अपनी फ्रेंड्स का दायरा ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा करो, किसी पर कोई उम्मीद मत करो, चाहे आपके बच्चे हों, चाहे आपका हस्बैंड हो, चाहे आपके रिलेटिव्स हो, चाहे आपकी फ्रेंड्स हों, कुछ भी हो। आप किसी पर कोई उम्मीद जब नहीं करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जब आप उम्मीद नहीं करोगे तो उनको तो तब, जैसे जब आप उम्मीद नहीं करते तो आपके साथ अगर वो कुछ नहीं करते तो आपको बुरा ही नहीं लगेगा, क्योंकि आप उम्मीद नहीं की थी। और अगर वो आपके लिए कुछ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने उम्मीद ही नहीं की थी। तो आप तो दोनों जगह पे फिट हो गए और आप खुश भी रहोगे। और दूसरा, एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, आप अपने आप को जितना बिजी रख सकते हो ना, जो कुछ भी आपको अच्छा लगता है काम, जो कुछ भी अच्छा लगता है, आप प्लीज़ वो ज़रूर करो। अगर ये 2 बातें आप मेरी मान लोगे ना, तो आप हमेशा खुश रहोगे। सच बता रही हूँ आपको, ये करके देखो। मैंने बहुत सारी लेडीज़ को ये समझाया है और उन्होंने वो किया है और वो खुश भी रहती हैं। इसके लिए ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, कुछ नहीं करना पड़ता, बस आपकी सोच है, आप सोच जैसी बना लो अपनी। तो पूनम जी, ये कह सकते हैं कि 60 कैन बी अ न्यू यंग, मतलब 60 एक उम्र ऐसी है जहां आप दोबारा से जवान हो सकते हैं, जब आप अपनी हॉबीज़ कहीं लिख लें कि हमें ये करना था, कभी नहीं कर पाए, अब करेंगे। तो जो भी कुछ, अगर आप 60 की हैं या आप 60 की उम्र में हैं, अगर या उससे ज़्यादा हैं, तो जो भी आप अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में करना चाहते थे, आज तक नहीं कर पाए, हर इंसान के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कुछ लोग होते ऐसे हैं कि वो थोड़ी ज़बरदस्ती भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेते हैं, वो तो फ़ायदा नहीं ना, कुछ नुकसान है उसका। पूनम जी, लगातार इस बातचीत के दौरान मैं आपके ऊपर एक चीज़ बहुत फोकस्ड है मेरी, वो ये है आपकी स्माइल।
आप लगातार जो है बात करते हुए आप लगातार स्माइल कर रही हैं, आप बहुत खुशी से, ऐसा लगता है जैसे आप अंदर से टचवुड बहुत खुश हैं। ये स्किल लोग कैसे सीखें? आज के वक्त में ज़्यादातर देखा जाता है कि हर इंसान का चेहरा ढला हुआ है। आप किसी का चेहरा देख के बता सकते हो कि वो परेशान है, किसी का चेहरा पढ़ के बता सकते हो कि वो बहुत ज़्यादा सैड है किसी ना किसी बात को लेकर। ये अंदर से खुश रहने की टेक्निक, ये स्किल जो आपके चेहरे पर मैं लगातार देख रही हूँ, ये लोग कैसे सीखें? बस इसका एक ही फंडा है, किसी से कुछ चाहो मत, अपने आप को हमेशा बिजी रखो, तो आप खुश हो। और मैं दोनों काम करती हूँ, और आपने जो मेरी स्माइल के लिए बोला, आपने 1000% सही बोला है। मुझे कमेंट्स में लोग बहुत लिखते हैं कि मैम आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा लोग लिखते हैं। तो आपने बताया कि सोशल मीडिया पे आपके बहुत फॉलोअर्स हैं और लोग आपके स्माइल के लिए बहुत जो है वो कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं। साथ ही साथ मैं देख रही हूँ आप कॉन्फिडेंट भी बहुत है। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर कहाँ से आया? क्या ये आपके जीन्स में है? आपके पेरेंट्स क्या इस तरीके से थे, या वक्त ने आपको इतना कॉन्फिडेंट बना दिया? ये आपने इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे घर का कोई इंसान माइक में नहीं बोल सकता, मेरे पूरे ख़ानदान में शायद कोई नहीं बोल सकता। और ये क्वालिटी मेरे में आई, और ये क्वालिटी मेरे में कैसे आई मैं आपको बताती हूँ। मेरे हस्बैंड ने पूरी लाइफ मुझे कॉन्फिडेंस दिया है, पूरी लाइफ भर भर के कॉन्फिडेंस दिया है, जो कि मुझे सालों तक नहीं पता लगा। लेकिन जब मैं इस लाइन में एंटर करी तो मेरा तो जो फर्स्ट वीडियो था उसी में कॉन्फिडेंस भर के था एकदम, क्योंकि वो मेरे में था, मुझे कभी पता नहीं चला। और मेरे हस्बैंड ने बहुत कॉन्फिडेंस दिया, और उसके बाद मेरे बच्चे मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो फिर आपकी हिम्मत बढ़ जाती है। मैं कुछ भी करती हूँ वो मेरे को अप्रिशिएट करते हैं, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड भी और मेरे बच्चे भी हमेशा पूरी लाइफ अप्रिशिएट करते रहे हैं। तो मेरी हिम्मत बहुत बढ़ती गई। तो पूनम जी, आपको देख के ही लगता है कि आप कितनी कॉन्फिडेंट हैं, जिस तरीके से हमारी आज की जो बातचीत गई है। बस मैं ये चाहूँगी कि अब चलते चलते आप जो नाजरीन इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप उन्हें क्या मोटिवेशनल मैसेज देना चाहेंगी? मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ सारे हस्बैंड वाइफ के लिए, और ये अगर आप मेरी बात मान लोगे तो कभी किसी हस्बैंड वाइफ का डाइवोर्स नहीं होगा। देखिए, आपके हस्बैंड में जितनी कमियां हों उन्हें एक्सेप्ट कर लीजिए, और जितनी उनमें अच्छी बातें हैं वो हमेशा ध्यान में रखिए। कुछ भी कभी भी वो कुछ गलत कुछ करते हैं ना, तो उनकी अच्छी बातें फ़ौरन दिमाग में ले आइए। और ऐसे ही हस्बैंड, अगर आपकी वाइफ में जो कमियां हैं वो एक्सेप्ट कर लीजिए, और जो अच्छी बातें हैं उसको हमेशा सामने रखिए। देखिए, मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ कि हमारे इंडिया में क्या, दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, और तो आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ कैसे परफेक्ट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। बस जब अगर आप ये करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी हस्बैंड वाइफ को कभी भी अलग होना पड़ेगा। तो चलते चलते आपने बहुत अच्छा मैसेज जो है वो दिया है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं सोसाइटी में ये जो डाइवोर्स केसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। छोटी से छोटी बात के ऊपर जो है लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और आपने ये चलते चलते बहुत अच्छी बात जो है वो कही है, और हम उम्मीद करेंगे कि ये बात आप सबके जहन में जो है वो घर कर जाए। इसी के साथ पूनम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे यहाँ आई और आपने इतना वक्त दिया, इतनी अच्छी बातें हमारे नाजरीन के साथ आपने की, उसके लिए एक बार फिर से तहे दिल से आपका शुक्रिया। तो आइए चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ और जानते हैं कुछ घरेलू नुस्खे। हमारी रोजमर्रा की वही भागदौड़ वाली जिंदगी में हम कहीं न कहीं अपनी सेहत पर ठीक तरह ध्यान नहीं दे पाते। ध्यान तब जाता है जब कोई जिस्मानी तकलीफ होती है और काम करने में दिक्कत आती है। अब जैसे कि दर्द ही ले लीजिए, चाहे पेट दर्द हो या फिर सर दर्द, अगर एक बार हो जाए तो पूरा दिन ही खराब हो जाता है। वैसे छोटी मोटी परेशानियों का इलाज तो हमारे बावर्ची खाने में ही मौजूद है, क्योंकि यहाँ होता है हिंदुस्तानी मसालों का खजाना, और हमारे घरेलू नुस्खों में इन मसालों का काफी अहम किरदार होता है। तो चलिए आज माइग्रेन के दर्द का नुस्खा ही आपको बताते चलते हैं। एक नारियल लीजिए, उसे खोल लीजिए,
उसमें अलग से थोड़ा सा नारियल घिसकर डाल लीजिए, 15-20 दखनी मिर्च डालिए, 2 बड़ी इलायची, कुछ बादाम, थोड़ी सी सौंफ, थोड़े से छुआरे डालिए और कुछ मगज भी डाल दीजिए। अब नारियल को आटे से सील कर दीजिए और ओवन में बेक कर लीजिए। जब वो सुर्ख हो जाए तो उसको निकाल कर हावन दस्ते में कूटकर उसका पाउडर बना लीजिए। इस पाउडर को 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को गर्म दूध के साथ लीजिए। आधे सर में दर्द होने वाले इस दर्द में काफी आराम आ जाएगा। ये नुस्खे छोटी मोटी तकलीफ में आराम देने के लिए हैं। किसी भी मर्ज के इलाज के लिए अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। तो नाजरीन, हमारे आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ हमारे आज के इस शुमारे में जो भी जानकारी हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की है वो सभी जानकारियाँ आपके ज़रूर काम आएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।